इस टाइम तो हम शहीद भगत सिंह जी की नहीं क्या राजनीति करना चाहते। हम तो पूरे महाराष्ट्र में नारा दे रहे हैं, आप कहीं से बोगस वोटर लेकर आओ, वो गाड़ियां तोड़ देंगे। वो जो लोग बोगस वोट करने आएंगे वो जरूर मार खाकर जाएंगे। तो महाराष्ट्र में ये मैसेज देने का कोशिश है कि जो गलत काम करेगा उसके साथ गलत ही बढ़ता होगा। आप जितने भी गैंगस्टर के नाम गिनवाओगे उसमें से 95% हर एक अलग अलग पार्टी के साथ रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं जी। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, मैं एनसीपी का एक लीडर या एनसीपी का प्रेसिडेंट इस नाते बोलने के बजाय सिटीजन ऑफ पुणे की ने क्या रोल में जाकर मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, मैं सिर्फ कांग्रेस से रिलेटेड हूँ और सामने बीजेपी सत्ता में बैठी, इसलिए मैं उनको आरोप करना नहीं चाहूंगा। लेकिन पुणे बिगड़ गया कि महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सबसे बड़ी क्या स्पीड से डेवलप होने वाली सिटी कौन सी है, तो वो पुणे है। पुणे का एक माहौल था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, शायद 10 साल पहले तक था कि यहाँ के जो यानी देश भर में कोई भी स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए, वो यहाँ पढ़ाई करने के बाद यहाँ ही जॉब करता था या बिजनेस करता था, यहाँ ही घर लेकर सेटल होता था। ये जरूर लिखूंगा, एक दौर था जिसमें आज के मैंने लास्ट वीक तक मेरे 237 आंदोलन हो चुके, 4.5 साल हो गए मुझे पुणे का प्रेसिडेंट बने हुए। लेकिन ये एक रिकॉर्ड ब्रेक है। लेकिन जो पुणे का बेकार हाल हुआ है, महाराष्ट्र में जो गलत चीजें होती है, देश भर में जो गलत चीजें होती है, उसमें सबसे पहले प्रोटेस्ट करने का काम मैं करता हूँ। मैं पुणे सिटी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी पवार साहब की जो पार्टी है उसका मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ। उस नाते मेरा ये फर्ज बनता है, पुणे में कुछ गलत हुए, महाराष्ट्र में कुछ गलत हो जाए या देश भर में कुछ गलत हो जाए, तो हम पहले सड़क पे उतरते। ये प्रोटेस्ट होनी चाहिए। उसका कारण है कि सरकार जो कोई भी पार्टी की हो, उसको और उनके हाथ के नीचे जो काम करे ब्यूरोक्रेट्स है, जो सरकारी ऑफिसर्स है, जो कर्मचारी है, उनको ये संदेश जाना चाहिए, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ नारे देने वाले लोग रास्ते पे उतर रहे हैं या उतरेंगे, ये डर होना जरूरी है और इसीलिए हम लोग उतरते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हम इस प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिशन की जो पार्टी है, यानी कि पुणे सिटी में अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। प्रशांत दादा जगताप जो शरद चंद्र पवार विंग के सबसे बड़े नेता हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राजनीति की बात तो सब लगभग करते हैं, सारे मीडिया चैनल कवर करता है। आज हम थोड़ा सा अलग बात करना चाहेंगे। आज आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपको कब लगा कि राजनीति पे चलना चाहिए? देखिए, जब मैं वाडिया कॉलेज में पढ़ रहा था जी, तब से मुझे ऐसे लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। उसके पहले अगर मुझे कोई अगर बोलता था या मुझसे अगर बातचीत करके मुझे पूछता था कि आप राजनीति में जाओगे, तो मैं शायद ना बोलता था। अच्छा। लेकिन मेरे उस टाइम कॉलेज के दिन थे जब मेरे एरिया में भी कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के यानी पार्षद मीन्स पुणे में तो उसको कॉर्पोरेटर बोलते, नगर सेवक बोलते, कांग्रेस के एमएलए, ऐसी राजनीति का ऐसा दौर था जी। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मुझे राजनीति में या सोशल क्षेत्र में आना चाहिए और वो फील्ड मैंने चुनी और गए 27-28 साल से ये जो क्या राजनीति की लड़ाई है जी, राजनीति का जो मंच है जी, उसमें मैं काफी एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ जी। तो मतलब ऐसा क्या लगा आपको कि राजनीति में हमें अब ऐसा कोई वाकया? देखिए, आज जो एक दौर है जिसमें बीजेपी के जो गद्दावर नेता है, मीन्स बड़े बड़े नेता है, जो आज की तारीख में काम हो या ना हो तो भी उनकी जो दबंगगिरी चलती है, उस वक्त कांग्रेस का भी वैसे ही हाल था। यानी मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनके कुछ नेताओं का वैसा वर्किंग स्टाइल था। अच्छा। और मुझे ऐसे लगा कि मेरी एरिया के लोग जो है, जो मैं वानोडी से बिलोंग करता हूँ, वानोडी पुणे सिटी में 1950 से है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन के लिमिट्स में 1950 से। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि लोग एक दूसरे से बात करना भी एक डरते हैं, या कोई हर चीज के लिए नेता के पास जाना पड़ता है, नेता की मर्जी हो तो ये काम हो सकता है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो माहौल है वो खराब माहौल है। इसमें जो लोग बड़ी मेहनत से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, अच्छी नहीं क्या फील्ड चुनते हैं, वो नौकरी के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, खुद के नहीं क्या पैसे से मकान खरीदते हैं,
उसके बावजूद उस एरिया का कॉर्पोरेटर, उस एरिया का एमएलए इस तरह की दबंगगिरी करता है कि जैसे वही उनका घर चलाता हो। जी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये माहौल ठीक नहीं है, इसमें मैंने उतरना चाहिए और लोगों को एक फ्रीडम देना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस जंग में उतरा, लोगों ने मेरी साथ दी। देन 2003 में मैं पीएमटी का मेंबर बना, साथ में मेरी माताजी वहाँ से इलेक्ट हो गई। फिर 2012 में मैं पीएमसी का मेंबर बना। उसी के साथ 2016 में मेयरशिप मुझे मिली, पुणे का मेयर बनने का सौभाग्य मुझे मिला। 2017 में मैं और मेरे माताजी फिर से वहां से चुन करके और लोगों को हमने एक अच्छा माहौल देने की जरूर कोशिश की। अच्छा, पुणे में अगर पुणे की बात की जाए तो जैसे कुछ भी होता है तो हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले एनसीपी सामने आती है, चाहे वो रोड पे प्रोटेस्ट हो या फिर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की बात हो, लोगों की न्याय की बात हो। तो और कांग्रेस तो अभी बहुत पीछे है, मुझे लगता है आप लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, रोड पे ऐसा प्रोटेस्ट करने से कुछ बातें सुनी जरूर होता है। देखिए, आज गली से लेकर दिल्ली तक सारी जगह बीजेपी नहीं के सत्ता में। पुणे में 8 में से 6 आने का जो असेंबली मेंबर एमएलए जो है वो बीजेपी के हैं जी। यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, वो तो केंद्रीय मंत्री है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लीडर और सीएम है। उसी के साथ सेंट्रल में बीजेपी की नहीं क्या वहां पे सत्ता है, नरेंद्र जी मोदी वहां पे प्राइम मिनिस्टर करके बैठे। लेकिन जो पुणे का बेकार हाल हुआ है, महाराष्ट्र में जो गलत चीजें होती है, देश भर में जो गलत चीजें होती है, उसमें सबसे पहले प्रोटेस्ट करने का काम मैं करता हूँ। मैं पुणे सिटी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी पवार साहब की जो पार्टी है उसका मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ। उस नाते मेरा ये फर्ज बनता है, पुणे में कुछ गलत हुए, महाराष्ट्र में कुछ गलत हो जाए या देश भर में कुछ गलत हो जाए तो हम पहले सड़क पे उतरते, बाकी पार्टियां बाद में जगती है। लेकिन मैं ये मेरा फर्ज या मेरी ड्यूटी समझता हूँ कि हम रोड पर उतरकर ये प्रोटेस्ट करते हैं। और मेरा हमेशा मानना है कि ये प्रोटेस्ट होनी चाहिए। उसका कारण है कि सरकार जो कोई भी पार्टी की हो, उसको और उनके हाथ के नीचे जो काम करे ब्यूरोक्रेट्स है, जो सरकारी ऑफिसर्स है, जो कर्मचारी है, उनको ये संदेश जाना चाहिए, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ नारे देने वाले लोग रास्ते पे उतर रहे हैं या उतरेंगे, ये डर होना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग उतरते हैं। और इस बात का कायम है, आगे सत्ता में लोग जरूर भिजवाएंगे, फिर से पुणे महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। लेकिन तब भी जब भी मैं मेरी कभी बायोग्राफी लिखूंगा तो इसमें मैं जरूर लिखूंगा एक दौर था जिसमें आज के मैंने लास्ट वीक तक मेरे 237 आंदोलन हो चुके। 4.5 साल हो गए मुझे पुणे का प्रेसिडेंट बने हुए। लेकिन ये एक रिकॉर्ड ब्रेक है। महाराष्ट्र में कोई भी जो पार्टी है जो कांग्रेस से निकलती है, यानी बाकी जो सीपीएम सीपीआई या बाकी जो पार्टी है वो तो करते रहते, वो तो बेचारे, उनके बारे में मैं कभी ना नहीं बोलूंगा। लेकिन कांग्रेस निकली हुई जो पार्टी है या कांग्रेस नाम की जो पार्टी है, उसमें मैं अकेला एक ऐसा प्रेसिडेंट हूँ जिसने 237 आंदोलन दिए, करीबन 16 केसेस दाखिल हुए। केसेस कोई गलत चीज के नहीं, आंदोलन करने के। मैंने प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ नारे दिए तो उसके ऊपर गुना दाखिल हो गया। लेकिन मैं वो प्राउड फील करता हूँ कि यस बॉस, हमारे ऊपर गुना कौन से दाखिल है, सरकार मुर्दाबाद के लिए, आवाज उठाने के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में अनशन करना, प्रोटेस्ट करना ये काफी जरूरी है। शायद उस अनशन में, शायद उस प्रोटेस्ट में 100-200 लोग रहते हैं, आते जाते 200-500 लोग, 1000 लोग या 2000 लोग देखते हैं प्रोटेस्ट। लेकिन आपका सोशल मीडिया और जो आपके सामने खड़े हुए जो टीवी चैनल्स या जो प्रेस रिपोर्टर्स रहते हैं, जो प्रिंट मीडिया के भी होते, वो सारी ये न्यूज करोड़ों लोगों तक पहुंचाते। और मुझे ऐसा लगता है वो करोड़ों जो लोग बैठे हो, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट के, उनको ये लगता है कि एक जगह सरकार मन चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ कहीं ना कहीं नारे या आवाज उठाने की कोशिश कोई ना कोई कर रहा है। आपने इतने सारे 237 लगभग आप बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट किए, मुझे कोई एक ऐसा घटना बताइए जिसमें आपको लगता है कि वाकई में एक्टिव जो गवर्नमेंट है इन्वॉल्व थी, मीडिया ने भी कोऑपरेट नहीं किया और वो बात दबा दी गई, या ऐसा कोई इंसिडेंट? देखिए, मैं तो पुणे और महाराष्ट्र की मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे 237 में से करीबन 230 5-6 ऐसे प्रोटेस्ट हो गए रहेंगे कि जिसमें शायद पुणे में वीआईपी की आवाजावी ज्यादा थी और उस वजह से वो मेरा आंदोलन कवर कर नहीं पाए। लेकिन मीडिया के बारे में जो लोग कुछ गलत बात करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तो पुणे की और महाराष्ट्र की मीडिया काफी अच्छी
उन्होंने हमारा हर प्रोटेस्ट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और हमने तो हमारे लिए या खुद के फायदे के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने जो किया वो पुणे, महाराष्ट्र, देश के भले के लिए किए। लेकिन बात दबाने की रहेगी तो वो दबाने का काम प्रेस नहीं करती है, वो सरकार करती है। जैसे कोई एक आंदोलन सरकार के खिलाफ जाने वाला रहेगा और शायद उसमें महाराष्ट्र में या देश भर में पहले ही हमारा नंबर रहेगा कि हम लोग बात उछालने की कोशिश कर रहे, तो उस दिन वो उस आंदोलन को, उस प्रोटेस्ट को परमिशन ना देना, या वहां आकर थोड़ा क्या रुबाब दिखाने की या थोड़ा ज्यादा तकलीफ वाली बातें सुनाने की बातें होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो भी जिस बारे में भी आवाज उठाई वो सरकार तक पहुंच भी चुकी है। और हमने जब जब आंदोलन दिया उसमें सरकार को कुछ ना कुछ बदलाव पुणे और महाराष्ट्र में करना पड़ा है। अच्छा दादा, ये बताइए, जैसे अभी बहुत सारे क्राइम के जो केसेस हैं पुणे सिटी में, अभी अगर कुछ कंपेयर किया जाए तो मुंबई के कंपैरिजन में पुणे कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में रहा है। फॉस्टेक केस हो, चाहे स्वारगेट रेप केस हो, बोबदेव घाट गैंग रेप केस हो, या महिलाओं के प्रति जो भी कुछ क्राइम्स रहे। आपको क्या लगता है कि मतलब इन सब के देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सबसे बड़ी क्या स्पीड से डेवलप होने वाली सिटी कौन सी है, तो वो पुणे जी। पुणे का एक माहौल था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, शायद 10 साल पहले तक था कि यहाँ के जो यानी देश भर में कोई भी स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए, वो यहाँ पढ़ाई करने के बाद यहाँ ही जॉब करता था या बिजनेस करता था, यहाँ ही घर लेकर सेटल होता था, या फिर आर्मी हो या बाकी के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस है उसमें के जो ऑफिस बेरर है, शायद वो ऑफिसर रहेंगे, शायद वो 3rd या 4th रैंक के क्या कर्मचारी रहेंगे, वो यहाँ पर आने के बाद एक माहौल देते हैं कि पुणे की साफ हवा, उसके साथ पुणे में अच्छा पानी, ट्रैफिक की दिक्कत नहीं थी, उसी के साथ गुनहगारी कम थी, यानी वहाँ पे कोई गैंगस्टर इतने तादाद में नहीं थे, तो हर एक की चॉइस सेटल होने के लिए पुणे रहती थी। लेकिन आज के तारीख में वो माहौल बिगड़ गया है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, मैं एनसीपी का एक लीडर या एनसीपी का प्रेसिडेंट इस नाते बोलने के बजाय सिटीजन ऑफ पुणे की ने क्या रोल में जाकर मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, मैं सिर्फ कांग्रेस से रिलेटेड हूँ और सामने बीजेपी सत्ता में बैठी, इसलिए मैं उनको आरोप करना नहीं चाहूंगा। लेकिन पुणे बिगड़ गया गए 11 साल में, जब से बीजेपी आई, जब से स्टेट में हो या सेंटर में हो, जब से वो सत्ता में आए, तब से छोटे मोटे गुनहगार वो सारे होर्डिंग्स पे आने लगे। छोटे मोटे भाई जो थे गली के, वो खुद को बड़ा नेता समझने लगे। और पुणे का अभी महाराष्ट्र कोयता गैंग करके आप सोशल प्लेटफॉर्म पे टाइप करोगे तो उसमें पुणे का नाम दिखेगा। तो ये बात आज भी सही कि आप कल परसों की भी रील देख लो कि पुणे में ऐसे भी गैंगस्टर तो नहीं क्या कोई तरह की घूमते ही, लेकिन आजकल तो कोई एक खुला एक इंसान भी, एक सिंगल पर्सन भी कोई तरह की घूमता है और वो बोलता है कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये माहौल कभी नहीं था। रात में यहाँ पर रात को 2-2 बजे तक लेडीज काम पे से घर पे जाती थी, या रात में जिसको शतपावली बोलते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए जाते हैं, वैसे निकलने के लिए रात को 1-2 बजे तक का माहौल अच्छा था पुणे में। लेकिन गए 8-10 साल में बिगड़ चुका, और इसलिए हमारी ये लड़ाई जो है वो पुणे को शांत रखने के लिए, पुणे को पीस ऑफ माइंड देने के लिए लड़ाई है। क्योंकि आज का पुणे बिगड़ चुका है। आज देखो, वर्ल्ड में 223 कंट्रीज है, उसमें 10,000 से ज्यादा सिटीज आते हैं, उसमें पुणे का 5वां नंबर आया है ट्रैफिक जाम में। यानी वर्ल्ड के सारे सिटीज में पुणे 5वें नंबर पे ट्रैफिक में जाम में। ये आज का वास्तव है। इसलिए वो वास्तव पुणे की छवि खराब कर रहा है, तो माहौल बदले ही हमारी इच्छा है। आज गैंगस्टर में पुणे के साथ बाकी मैं सिटी को गिनना चाहूंगा, मुंबई हो, नई मुंबई हो, ठाणा हो, शोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, ये किस कोई यानी गए 2-5 साल तक नागपुर का नाम बदनाम था, लेकिन आज वो भी नहीं है। आज बदनाम है तो पुणे बदनाम है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो आज राजनीति में बैठे सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, उन्हीं के पास होम मिनिस्ट्री है, उसी के साथ यहाँ के लोकल गार्डियन मिनिस्टर अजित दादा पवार हो, एकनाथ जी शिंदे हो, इनकी सरकार है। इनके सरकार के टेन्यूअर में ये सब कुछ हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में पुणे पुलिस ने आंधीकर गैंग के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया है, और नीलेश इनके खिलाफ भी लिया है। और अभी आज की खबर है कि टीपू पठान, उनके भी जो इलीगल इंक्रोचमेंट रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया है।
और सबसे ज्यादा देखा गया है जो इलीगल इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली पुणे में। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हर कोई चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी से अटैच देखिए, आप जितने भी गैंगस्टर के नाम गिनवाओगे उसमें से 95% हर एक अलग अलग पार्टी के साथ रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं। जी विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में या पिछले कॉर्पोरेशन के चुनाव में उन्होंने बीजेपी का या उनके अलायंस का साथ दिया है और उस वजह से वो गैंग्स बढ़े। कोई गैंग एक दिन में खड़ी नहीं हो गई, वो सालों साल यहाँ पे है और शायद अगर पुलिस ने और सरकार ने ठीक से काम नहीं किया तो आगे भी रहेगी। लेकिन उस गैंग की वजह से आज पुणे खौफ में है, ये बात सही है। आज तो पहले पुणे हमने ऐसा देखा है कि सिग्नल नहीं क्या छूट चुका है या सिग्नल रेड सिग्नल हो चुका है, दो तीन गाड़ी एक दूसरे से टकराई, नीचे उतरे, उन्होंने देखा, दोनों तीनों कार्स ने देखा कि डैश लगी है, एक दूसरे को सॉरी बोल दिया और निकल गए। आज तो टक्कर हुई, गाड़ी का कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है, तो भी हर सिग्नल पे, हर कोई चौराहे पे मारपीट चालू रहती है, वेपन का नहीं यूज होता है, बाकी हथियार का यूज होता है। ऐसा भड़काऊ पुणे हमने कभी नहीं देखा। मैं ये आपके माध्यम से पुणे वालों को अपील करना चाहूंगा कि प्रशांत जगताप क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दो, लेकिन आप खुद उस सोच में नहीं बैठो कि हमारा पुणे क्या था, आज क्या है और कल क्या रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुणे आप अच्छा चाहते हो तो अच्छे लोगों के हाथ में पुणे होना चाहिए। आपका जो पार्षद यानी आपका लोकल कॉर्पोरेटर जी, वो कोई गुंडे की पार्टी से रिलेटेड होना नहीं चाहिए। आपका एमएलए, आपका एमपी, वो भी साफ सुथरी छवि का होना चाहिए। वो कौन से पार्टी का है उसमें मत आप जाओ। कौन सा आदमी जो आपके एरिया को नीट एंड क्लीन रख सकता है, दोनों बाजू से, साफ सफाई के मामले में भी और गुनहगारी के बारे में भी, उसके पीछे खड़े रहने की आप कोशिश करो। अदरवाइज पुणे को ऊपर वाला भी लेके बचा नहीं सकता, ये बात सही है जी। तो अभी दूसरा एक मुद्दा ऐसा है कि वोट चोरी। पिछले विधानसभा इलेक्शन में आप बहुत ही कम वोट से है कि नहीं तो आज एमएलए होते जी। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी कहां तक सत्य है, मतलब पुणे में? क्योंकि बहुत ज्यादातर जो सीटें हैं वो बीजेपी की हैं। देखिए, वोट चोरी पहले 1947 से लेके 2014 तक वोट चोरी का नाम हमने कभी सुना भी नहीं था और थी भी नहीं। उसका कारण था कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन अलग तरीके से काम करता था। हर कोई असेंबली, जैसे मैं दो असेंबली से रिलेटेड हूँ, पुणे कैंटोनमेंट एंड हर अफसर, तो वहाँ की न्यू रजिस्ट्रेशन यानी जो नए नाम अंदर नहीं क्या एंटर करने या जो पुराने नाम डिलीट करने, उसके लिए ऑफिसर्स की टीम थी, उनके साथी थे, वो सारे काम करते थे। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी की और ऊपर नरेंद्र मोदी जी की एंट्री महाराष्ट्र और देश भर में हुई, उस बात से ये सारा काम प्रोफेशनल कमर्शियल हो चुका है। अब महाराष्ट्र की 288 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके वोटिंग रजिस्ट्रेशन या वोटिंग के रिलेटेड सारे काम प्राइवेट एजेंसीज करती है जी। उसको एक डेटा दिया जाता है सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, कौन से वोटर आपको आपके बाजू से और कौन से वोटर आपके खिलाफ है, और वैसे वोटर्स को इलेक्शन के लास्ट के 10 दिन में, चुनाव का जब डेट आता है तब 10 दिन में उनको माइनस किया जाता है या ऐड किया जाता है। जैसे मेरे हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे 1,27,700 वोट मिले, मैं 7,100 वोट से हारा हूं, यानी और मुझे 4,000 वोट मिलते थे तो शायद मैं 500 वोट से इलेक्ट हुआ, एमएलए करके आपके सामने एंट्री के लिए बैठा रहता था। अभी उसके बाद मैंने जो छानबीन की, उसके बाद मेरे समझ में आया कि 73,000 वोट्स ये बोगस वहां पे लेकर रजिस्टर किए गए हड़पसर। हाँ, हड़पसर में, यानी आपका नाम अंकित है तो अंकित के 3 अलग अलग वार्ड में नाम है। अच्छा। अंकित ने तीनों जगह जाकर वोट किया है। अच्छा। यानी अंकित के नाम रजिस्टर करने वाली सामने वाली सत्ताधारी पार्टी थी महायुति, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित दादा पवार जी की और एकनाथ शिंदे जी की, जिन्होंने अंकित जैसे कि नहीं तो फिर और कोई एक्स नेम है जिनके 3-3, 4-4 बार नाम अलग अलग नहीं बूथ में नहीं क्या रजिस्टर करवाए, उनको वो ना हर एक वोट के बाद उनकी वो जो उनके उंगली के ऊपर साई लगाई थी, इंक लगाया गया था, वो पहुंचकर उनको दोबारा वोट करने के लिए भेजा गया। ऐसे 73,000 नाम मिले। यानी मैं सोचता हूँ कि वो 73,000 वोट्स अगर हुए रहेंगे तो उसमें से -7,000 करेंगे तो भी मैं आज 67,000 वोट से हड़पसर का एमएलए करके चुनकर आया हूं। लेकिन ये जो जाली ने क्या
Fake वोटिंग लिस्ट जी या फेक वोटर्स, इसकी वजह से हो चुका है। इसलिए राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उन्होंने जो बताया वो सही है। और मैंने तो हाईकोर्ट को निकाल सबमिट करने के लिए वो लिस्ट भी निकाली है, अच्छा प्रॉपर काम करके निकाली कि 73,000 नाम ये है, इसमें दोबारा 3 बार 4 बार इनका नाम गया है, जी ये वोटर मेरे असेंबली के बाहर के हैं, उनको दो लास्ट के 3 या 4 दिन में अंदर डाला गया है। इस तरीके की राजनीति आज बीजेपी कर रही है, वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए हमारे पार्टी को चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिली या प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिली, इस बात का दुख नहीं, लेकिन गलत तरीके से गलत लोग सत्ता में जाके बैठे, इस बात का दुख है। और गलत तरीके से जो लोग देखे सत्ता में जाके बैठते, वो देश का क्या हित नहीं सोचते, वो कोई अदानी अंबानी जी के हित की बात सोचते। लोगों ने ये सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि देखो वोटर लिस्ट में कितनी भी वोट चोरी हो, लेकिन अगर जो पुणे की महाराष्ट्र की देश की जो असली जनता है, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में, वो एक बार क्या पुणे को, महाराष्ट्र को और इंडिया को साफ सुथरा करना चाहते, तो प्लीज वो सारे ने क्या घर से वोटिंग के लिए बाहर निकले। अगर 100% वोटिंग जिस दिन होगा, कम से कम एक चुनाव में होना चाहिए, अगर वो बाहर निकले तो जिन्होंने 10-20% चोरी करके वोट डाले, वो उनके ऊपर वो हावी होकर गलत लोग घर पे बैठेंगे और अच्छे लोग जरूर चुनकर आएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये आने वाले पीएमसी सिविक इलेक्शन में देखिए इस टाइम की राजनीति हमारी अलग है। एक तो हम लोग वोटिंग लिस्ट निकाल के बैठे कि कौन से बोगस है, कौन से नाम 2-3 बार दर्ज कर चुके, कौन से नाम दूसरे असेंबली से आते या दूसरे सिटी से आते या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते। इस टाइम तो हम शहीद भगत सिंह जी की राजनीति करना चाहते। शहीद भगत सिंह जी की, राजगुरु जी की, सुखदेव जी की जो स्टाइल थी, हम तो पूरे महाराष्ट्र में नारा दे रहे, आप कहीं से बोगस वोटर लेकर आओ, वो गाड़ियां तोड़ देंगे, वो जो लोग बोगस वोट करने आएंगे वो जरूर मार खाकर जाएंगे। तो महाराष्ट्र में ये मैसेज देने का कोशिश है कि जो गलत काम करेगा उसके साथ गलत ही बर्ताव होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बोगस वोटर बैठे, जो 3-4 हजार वोट लेके दूसरे असेंबली से लेकर तीसरे असेंबली में जाके वोट करते, उनको थोड़ी मार गिरनी जरूरी है। तो उनको क्या ये पता होना चाहिए कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। बोगस वोटर इस बार पिटने वाले हैं, जरूर पिटेंगे। और मैं महाराष्ट्र के हर जिले में जाके ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर चाहते हो कि ये गंदी राजनीति बंद हो, खत्म हो, तो आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाला फंडा। देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या करती है, उसमें मैं कुछ नहीं स्टेटमेंट देने नहीं चाहूंगा, लेकिन बॉस कोई एक कार्यकर्ता 20-20, 25-25 साल से काम कर रहा है, लोगों की दिन रात सेवा कर रहा है, उसके बावजूद कोई एक पैसे वाला आता है जो बीजेपी या बाकी पार्टी से लेकर जुड़ा रहता है, वो बोगस वोटर अंदर डालता है और चुनकर आने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारतीय लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत गलत है। और गलत लोगों के लिए गलत ही एक्शन करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने अपनी पूरी उम्र, अपने पूरे लाइफ के काफी साल अच्छी राजनीति के लिए और अच्छे ने क्या विधायक काम के लिए दिए, उन्होंने इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। कम से कम एक चुनाव में गलत लोगों को गलत तरीके से उनको मैसेज देना जरूरी है। अदरवाइज आगे जाके यही सिस्टम रहेगी और हमारा यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश होने से हमको कोई नहीं रोकेगा। एनसीपी के और कौन कौन से ऐसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, या लोग आने वाले पीएमसी इलेक्शन में उनको वोट क्यों दें? क्या प्लानिंग क्या है हम एनसीपी की जो प्लानिंग है, एक नई कार्यकर्ताओं की टीम हम लोग इस चुनाव में उतार रहे हैं। वो अच्छे नए कैंडिडेट्स हम पुणे सिटी के हर वार्ड में देंगे। उसी के साथ उस वार्ड में और पुणे में बीजेपी की वजह से, अजित दादा जी की पार्टी की वजह से या एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से क्या गलत हुआ है वो सामने रखने की कोशिश करेंगे। वो उन्होंने क्या गलत काम किया और हमने क्या अच्छा काम किया वो दोहराने की हम लोगों के सामने अच्छी बात रखने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ आज पुणे में जो गलत हो रहा है, वो कोयता गैंग हो, ट्रैफिक की समस्या हो, पानी की दिक्कत है, उसी के साथ गार्बेज का बड़ा प्रॉब्लम है, उसी के साथ जो प्रॉपर काम होने चाहिए थे, अच्छे फ्लाईओवर या बाकी की जो चीजें, वो सारी बातें रखने की हमारी कोशिश रहेगी। मतलब आपको क्या लगता है कि बीजेपी, एक जैसा आपने भी बताया कि आपका जो प्लानिंग है वो मतलब बीजेपी कहाँ पे गलत कर रही है वो भी हाईलाइट 100% बीजेपी ने आज पुणे के लिए क्या अच्छा किया है मुझे बोलना है। पुणे की मेट्रो ये हमारी भी देन है। उसका कारण है कि हमारे वक्त मैं ही जब पुणे का मेयर था तभी उस मेट्रो का काम चालू हुआ है। वो यानी नरेंद्र जी मोदी उस टाइम ही आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए, उन्होंने उसी टाइम ने क्या काम शुरुआत किया था। लेकिन पुणे की मेट्रो
ये बैंक लोन से या कर्जे के ऊपर चल रही, वो बीजेपी की देन नहीं है। आप जो टिकट खरीदते हो उस टिकट में से उस यानी क्या लोन के नीचे ईएमआई जाते हैं, तो उस वजह से बीजेपी ने ऐसा कोई एक फंड दिया है जिस वजह से 50 फ्लाईओवर हुए और पुनः ट्रैफिक मुक्त हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। इनॉग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सिटी में तो उसको इनॉग्रेट करने के लिए सीएम आते हैं, नहीं तो डीसीएम आते हैं। ठीक है, सीएम का तो सेकंड हाउस पुणे हो चुका है, यानी हर एवरी वीक सीएम फडणवीस जी पुणे में है। अच्छा, वो आ रहे तो हम उनका स्वागत करना चाहिए, गलत है बात। लेकिन पुणे में आते वक्त अगर वो कोई वो अच्छे दिन के प्रोजेक्ट देते रहेंगे तो वो बड़ी खुशी वाली बात है। लेकिन वो आते हैं, कोई ना कोई भ्रष्टाचारी नेता को खुद की पार्टी में उनको लेना होता है, या बाकी की राजनीति के लिए वो आते हैं, पूना के हाथ में फिर से कटोरा मिलता है, वो पूना के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीपी की तरफ से बीजेपी को क्या सजेशन है कि और हम बीजेपी को यही कहना चाहेंगे, देखिए आज जो महाराष्ट्र में हमने गए 70 सालों में नहीं देखा था, वो फर्स्ट टाइम देख रहे। 250 एमएलए लेके आपकी पार्टी सत्ता में बैठी है जी, उसी के साथ 290 सीट लेकर आपके नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर करके बैठे, गली से लेकर दिल्ली तक आपकी सत्ता है। प्लीज पुणे वालों को जो जो उलझन है, जो जो तकलीफ है, उससे आप आजादी दिला दो। आप अच्छा काम करेंगे तो शायद आपके खिलाफ कैंडिडेट भी खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन आप जो गलत कर रहे हो उस वजह से पुणे की वाट लग चुकी है। पुणे एक क्या खत्म होने के कगार पर है, तो प्लीज पुणे को बचाइए। यही पुणे के बीजेपी वालों के सामने हमारी मांग भी रहेगी, सजेशन भी रहेंगे, और उसी के साथ उनको ये इशारा भी रहेगा कि आप ये ठीक नहीं करोगे तो पुणे वाले और महाराष्ट्र वाले आपको जरूर ठीक कराएंगे। अच्छा, पीएमसी के इलेक्शन में एनसीपी सिंगल अलोन मैदान, देखिए पार्टी करके तो हमारी 165 जगह पे नहीं उम्मीदवार देने की तैयारी है। अच्छा, लेकिन आज का जो दौर है वो अलायंस का दौर है जी, वो यानी मिलीजुली राजनीति का दौर है। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस हो या उद्धव जी की शिवसेना हो या बाकी जो हमारे विचारों वाले जो पार्टीज है उनके साथ अलायंस करके हमने आगे जाना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। लेकिन फाइनल कॉल तो आदरणीय पवार साहब लेंगे, आदरणीय सुप्रिया जी लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आने वाले चुनाव है, जो लोकल बॉडीज के, जिसमें जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, छोटे म्यूनिसिपल टाउन हो या बड़े म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ये सारे चुनाव एक तरीके की मिनी असेंबली या मिनी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और जो दो चुनाव में बात बिगड़ी है, लोकसभा में और विधानसभा में, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें सुधार लाने के लिए या उसमें बदलाव लाने के लिए कार्यकर्ता इस आने के इलेक्शन में एक जंग की तरह लड़ेंगे। जो जो गलत हो चुका है, जो या गलत होने वाला है, उसके ऊपर ध्यान देंगे, और ये चुनाव जरूर महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस जरूर जीतेगी। राजनीति के अलावा प्रशांत दादा जगताप फ्री टाइम में क्या करते हैं? देखिए, एक तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि मुझे एक इंसान करके, एक पुणे महाराष्ट्र में और भारत देश का एक नागरिक करके जीने में बड़ा मज़ा आता है। मेरा एक छोटा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। मैं मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरी मिसेस, एक मेरा लड़का लड़की, मेरे छोटे वाले भाई साहब, उनकी मिसेस और उनकी 2 बेटियाँ, ऐसे 10 लोग की एक सुखी फैमिली है। उनके लिए बिजनेस यानी फैमिली बिजनेस चलाकर पैसा जुटाने की कोशिश करता हूँ कि करप्शन से मेरा घर कल भी नहीं चलता था, आज भी नहीं और कल भी नहीं चलेगा। उसी के साथ कुछ अलग सपने हैं कि बाबा, जैसे मेरा सपना था कि मैं पूरा इंडिया देख लूँ, आज मेरा पूरा भारत देश देखकर हुआ है। एक सिर्फ झारखंड बचा है और हिमाचल प्रदेश बचा है, बाकी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे स्टेट हो चुके हैं। अच्छा। महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे पूरे देखकर हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीति में क्या पोस्ट लूँ नहीं लूँ, उससे बजाय कम से कम 100 देश देखे बिना ऊपर जाना नहीं, ऐसे ऊपर वाले से प्रार्थना है। उसी के साथ सोशल काफी काम चलते हैं, जिसमें वो सोशल काम करते हुए मुझे आनंद लगता है कि तो देखो, राजनीति के काम चलते रहते हैं, लेकिन सोशल काम कोई जो यानी जो फैमिली अड़चन में आई रहती है, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ होने के खतरे में आई रहती है, वो आते हैं, वो फिर स्कूल कॉलेज वाला काम हो या हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन वाला मामला हो या किसी का फैमिली का अंदरूनी मामला हो, उसमें मदद करते हुए आनंद लगता है कि यस, हम सोशल ने क्या फील्ड में, राजनीति में तो कुछ उन्हें क्या ऐसे नहीं क्या हमें ब्लेसिंग्स मिलते जहाँ पर शायद वो सरकार की तरफ जाते, सरकार के कोई रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते थे तो काम नहीं बनता था, लेकिन हमारे पास आने के बाद वो काम बने, इस बात की बेहद खुशी लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा सेटिस्फेक्शन लेकर मैं जीता हूँ। कोई पोस्ट है नहीं है, कौन सी आने वाली है नहीं आने वाली, वो ऊपर वाला और पुणे और मेरी वानोड़ी की जनता सोचती है, लेकिन एक बेहतर इंसान करके जीने का मेरा प्रयास था, आज है और कल भी रहेगा। जी,
तो जैसे आपने बताया कि अच्छी बात है, अब मैं चाहूंगा, भगवान से बोलूंगा कि आप 100 कंट्री एटलीस्ट घूमें, जरूर। आपकी विशेष पूरी हो जी। एनसीपी के अलावा प्रशांत जगताप को कौन सी पार्टियां पसंद है? देखिए, कोई पार्टी खराब नहीं रहती है, खराब रहते हैं वो नेता खराब रहते हैं। जिस नेता के हाथ में उस पार्टी की डोर रहती है, उनके गलत विचार, उनके गलत रिश्ते, उनके गलत नहीं क्या दोस्ती उस पार्टी की वाट लगाती रहती है, उसकी छवि की वाट लगाते रहते हैं। मैं हमेशा, आज देखिए 2023 में, यानी 2 जुलाई 2023 में, 2023 में एक ऐसा मौका आया था कि मैं अजित पवार जी के साथ जाऊं या पवार साहब के साथ जाऊं। तब मैंने आदरणीय पवार साहब को चुना। उसका कारण है कि 1999 में जब इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, तब पवार साहब ही मेरे आइडल उस टाइम भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। राजनीति में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जिसमें आप सत्ता से बाहर रहते हो, लेकिन आपने विचारधारा नहीं छोड़ी, इस तरीके की एक हिस्ट्री बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौर में मैं हूँ आज, शायद मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन कब ना कब मेरी पार्टी या मेरी पार्टी की अलायंस की सत्ता में आएगी। लेकिन उसके साथ अगले जो 2-5 जनरेशन मेरे रहेंगे, वो हमेशा इस बात को नहीं क्या लोगों के सामने प्राउड एंड प्राइड फील करके बोलेंगे कि प्रशांत जगताप हमारे डैडी या ग्रैंडफादर या फोरफादर थे कि जिन्होंने गलत राजनीति का साथ नहीं दिया और उसी के साथ सत्ता के सामने कभी झुके नहीं। आज का दौर ऐसा है कि हमारे ऊपर केसेस दाखिल होते हैं, हम अनशन करते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें वो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि महात्मा गांधी जी का नाम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार हमें क्यों है? तो हम गंदी और गलत राजनीति करने वालों के साथ में नहीं है। इसीलिए मेरी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस, आज तक तो भी, मेरी एज आज 47 है, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस माननीय पवार साहब और उनकी पार्टी थी। मेरी आज की भी लास्ट चॉइस पवार साहब और उनकी पार्टी। अगला जो भी नहीं क्या फैसला रहेगा, शायद ऊपर वाले ने कुछ सोचकर रखा रहेगा, अगले 2-5 साल में और कौन सा नया दौर आएगा, नए और कुछ होगा, लेकिन तब भी मैं पवार साहब को मानने वाले में से एक था। इस तरीके का इतिहास जरूर लिखा जाएगा। पार्टी डिवाइडेशन के बाद पब्लिक भी कंफ्यूज हो गई कि किसको चूज किया जाए, हम शरद पवार दादा की तरफ जाएं या अजित पवार दादा की तरफ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं था। जिनको कायम सत्ता से प्यार था वो लोग उस साइड गए, जिनको सत्ता के बजाय आइडियोलॉजी पे प्यार था वो यहाँ पर रुके। देखिए, नॉट ओनली इन पुणे एंड महाराष्ट्र, मैं इस देश का और विश्व का एक इतिहास आपके सामने रखना चाहूँगा। जब इंसान जिंदा रहता है, वो उसकी बड़ी ऊंची रहती है, उसके बड़े बड़े फैसलों की वजह से वो बड़ा नेता रहता है, लेकिन उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम नहीं रहती है। हमेशा एक दौर के बाद उनकी यादें आती है। आज पवार साहब ने इस महाराष्ट्र के लिए जो कुछ किया है, देश भर के नहीं किया, महिलाओं के लिए, विभिन्न जातियों के लिए जो किया है, फार्मर्स के लिए जो किया है, वो एक रिकॉर्ड ब्रेक काम था, है और कल भी रहेगा। उनके पहले भी किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया, उनके बाद इनके साथ में भी अभी कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो अजय दादा जी के साथ थे, वो शायद दादा के साथ अलग अलग कामों से जुड़े थे, वो वहां पर गए। हम जो थे, हम पवार साहब के साथ और अजय दादा के साथ भी जुड़े थे, लेकिन हम आइडियोलॉजी मानने रहे थे। हम क्या अजय दादा के दुश्मन नहीं थे, कल भी दुश्मन नहीं थे, आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेंगे। दादा के साथ हमारी पर्सनल दुश्मन थोड़ी है, लेकिन विचारधारा की जब बात आती है तो वो विचारधारा क्या दोबारा साबित करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको इसी जन्म में हम विचारधारा के साथ थे, ये बात सामने रखनी थी। आज तक तो हम इस बात में कामयाब है। कल ऊपर वाला जरूर नहीं कि हमारा अगला नहीं क्या जो हमारी जर्नी वो तय करेगा। अगर बीजेपी ने आपको ऑफर किया किसी अच्छे पद पे? देखिए, बीजेपी मेरी चॉइस ना कल थी, ना आज है और ना कल रहेगी। उसका कारण है, मेरा जन्म वानोडी में हुआ, मेरी परवरिश वानोडी में हुई। राजनीति के दौर में मुझे वानोडी वालों ने चांस दिया। मेरा एरिया, मेरा वार्ड या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके साथ मेरी सिटी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मैं कभी भी जाति और धर्म वालों के साथ नहीं जा सकता। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं गुमराह करने वाला हिंदू नहीं हूँ। वो मुझे हिंदुत्व पसंद नहीं कि जो दूसरे जाति और दूसरे धर्म को नहीं क्या दुश्मन माने। तो जिस पार्टी में दूसरे जाति और धर्म को गाली देने की नहीं क्या सीख मिलती है, उस पार्टी में कभी जुड़ने की मेरी नहीं क्या कोशिश। मतलब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम कट्टरता? 100%। देखिए, उनकी विचारधारा क्लियर है।
उन देवेंद्र फडणवीस शांत रहते तब उनके 10 नेता नहीं मुसलमानों को और नहीं क्या क्रिश्चियन को गाली देते रहते। फिर देवेंद्र बोलते कि उन्होंने वैसे कहा है लेकिन मैं उनका मानता नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस उस क्या इंसान को या उस नेता को उनके पार्टी से निकालते नहीं। यानी कहीं ना कहीं देवेंद्र जी फडणवीस, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का सपोर्ट है, वो सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि सत्ता में रहने के लिए बीजेपी का आसरा जिस दिन लेना पड़े उस दिन अपने लाइफ का आखिरी दिन है, ये सोचकर हम हमारी आखिरी सांस छोड़ेंगे। तो बीजेपी हमारी बीजेपी पहली और लास्ट दोनों चॉइस नहीं थी और कल भी नहीं रहेगी। एक लास्ट प्रश्न की तरफ जाएंगे सर। पीएमसी का जो इलेक्शन रहेगा, आपका जो वार्ड रहेगा वानावड़ी, क्या क्या मिलने वाला है? वानावड़ी को एक अच्छे कैंडिडेट हम देंगे। उसी के साथ वानावड़ी जब सिर्फ हमारे हाथों में था तब हमने वानावड़ी के लिए क्या अच्छा किया, वानावड़ी ने जब और 2-4 लोगों को चांस दिया तब वानावड़ी कैसे बिगड़ी और आगे हमारे हाथ में अगर आएगी तो हम क्या ठीक से कामकाज दे पाएंगे, वानावड़ी को कैसे सुधार पाएंगे, ये प्रॉपर हम उनको प्रेजेंटेशन देंगे। उस तरीके का मैनिफेस्टो हमारा रहेगा और नॉट ओनली वानावड़ी, पुणे वालों के लिए भी रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन वानावड़ी वालों ने मुझे वानावड़ी और पुणे की और महाराष्ट्र की भलाई के लिए लड़ते हुए देखा है, वो वानावड़ी वाले और पुणे वाले मेरे साथ या मेरे बैकिंग में जरूर आगे आएंगे। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू।